नमस्कार। आज हम अपने स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं और विषय है हमारी पृथ्वी का नाटकीय आरंभिक इतिहास। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ एक ब्रह्मांडीय यात्रा के कुछ हिस्सों को देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अरबों साल पहले की वो उथल-पुथल, वो अराजकता, उसी ने पृथ्वी पर जीवन के लिए मंच तैयार किया। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हाँ, तो देखिए, कहानी शुरू होती है करीब 4.6 अरब साल पहले सौर निहारिका से। ये गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। ऐसा मानते हैं कि पास में कोई सुपरनोवा फटा होगा। उसकी शॉक वेव से ये सिकुड़ने लगा और इसी से केंद्र में घनत्व बढ़ा, हमारा सूरज बना और चारों तरफ एक चपटी डिस्क तैयार हो गई। अच्छा, और इसी डिस्क से फिर हमारे ग्रह बने। पर ये कैसे तय हुआ कि कौन सा चट्टानी बनेगा, कौन सा गैस वाला। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सूरज के पास गर्मी ज्यादा थी, तो वहां सिर्फ भारी तत्व जैसे लोहा, सिलिकेट वही टिक पाए। इन्हीं से फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चट्टानी ग्रह बने। इसको एक्रेशन कहते हैं, मतलब धूल के कण जुड़े, फिर छोटे पिंड बने और ये पिंड आपस में टकराते गए, जुड़ते गए और बड़े होकर ग्रह बन गए। और जहां ठंडा था, मतलब सूरज से दूर, वहां हल्की गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, वो सब जम गईं। उनसे बृहस्पति और शनि जैसे वो गैस जायंट्स बने। तो हमारी शुरुआती पृथ्वी वो कैसी दिखती थी फिर? क्या वो हमेशा से ऐसी नीली और शांत थी? अरे बिल्कुल नहीं। शुरुआती पृथ्वी, जिसे हम हैडियन युग कहते हैं, वो तो समझिए नरक जैसी थी। सतह पर पिघली चट्टानों का उबलता हुआ समुद्र था, एक मैग्मा महासागर, और ऊपर से लगातार उल्कापिंड गिर रहे थे। खासकर एक दौर था, लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं उसे, करीब 4 अरब साल पहले। तब तो बहुत ज्यादा। बाप रे, इतना गर्म क्यों था ये सब? मतलब क्या वजह थी? इसके 3 मुख्य कारण थे। एक तो जब ग्रह बन रहा था तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से ही गर्मी पैदा हो रही थी। दूसरा, पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्व थे, यूरेनियम, थोरियम जैसे, वो टूट रहे थे और गर्मी छोड़ रहे थे लगातार। और तीसरा, वो जो उल्कापिंड टकरा रहे थे ना, उनसे भी जबरदस्त ऊर्जा निकल रही थी, गर्मी पैदा हो रही थी। अच्छा, और इसी भयंकर गर्मी का नतीजा था कि पृथ्वी की परतें बनी, वो कोर, मेंटल क्रस्ट। हाँ, बिल्कुल। उसे डिफ्रेंसिएशन या विभेदन कहते हैं। हुआ ये कि जो भारी चीजें थी, लोहा, निकल, वो पिघलकर सबसे नीचे, मतलब केंद्र में चली गईं। उससे बना पृथ्वी का कोर। और जो हल्के सिलिकेट खनिज थे, वो ऊपर आ गए और ठंडे होकर उन्होंने पहली भूपरपटी यानी क्रस्ट बनाई। और हाँ, इसी से जो बाहरी तरल कोर बनाना, उसी ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, जो आज हमें सौर तूफानों से बचाता है, एक तरह का कवच। हाँ हाँ, वो रक्षा कवच जैसा। फिर तो एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसने हमारे चांद को जन्म दिया। बिल्कुल। एक महाविनाशकारी टक्कर हुई थी लगभग 4.5 अरब साल पहले। ऐसा मानते हैं कि मंगल ग्रह के साइज का एक पिंड था, नाम दिया गया है थिया, वो आकर हमारी युवा पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों का मलबा, मतलब पृथ्वी का भी और थिया का भी, वो अंतरिक्ष में बिखर गया और पृथ्वी के चारों तरफ एक छल्ला, एक रिंग बन गया मलबे का। इसी मलबे के धीरे धीरे जुड़ने से हमारा चांद बना। अरे वाह! और इस चांद का बनना ये हमारे ग्रह के लिए कितना जरूरी साबित हुआ? ओ बेहद जरूरी। आप सोचिए, शुरू में चांद बहुत पास था आज के मुकाबले, करीब 10 गुना पास। तो उसके गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर बहुत ऊंचे ज्वार भाटा आते थे, शायद मैग्मा के भी। और सबसे जरूरी बात, उसने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को धीमा किया। पहले दिन शायद सिर्फ 5-6 घंटे का होता था। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 5-6 घंटे? हाँ। चांद ने उसे धीमा करके 24 घंटे का किया और पृथ्वी की जो धुरी झुकी हुई है लगभग 23.5 डिग्री पर, उसको स्थिर कर दिया। हाँ। इसी स्थिरता से पृथ्वी पर मौसम बने, एक नियमित चक्र आया मौसम का, जो जीवन के विकास के लिए बहुत ही अहम था। तो चांद बनने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी होगी। हाँ बिल्कुल। सतह ठंडी हुई, ठोस चट्टानों की परत बनी, लेकिन ज्वालामुखी तब भी बहुत फट रहे थे, बहुत ज्यादा। और इन्हीं ज्वालामुखियों से निकली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी की भाप और थोड़ी मीथेन, अमोनिया, इनसे पृथ्वी का पहला वायुमंडल बना। और महासागर, इतना सारा पानी, ये कहाँ से आया? पानी? हाँ। इस पर 2 मुख्य थ्योरीज हैं। एक तो ये कि अंदर से ही आया, मतलब ज्वालामुखियों से जो भाप निकली
वो वायुमंडल में जमा हुई, फिर वो ठंडी हुई, बादल बने और लाखों साल तक जोरदार बारिश हुई, मूसलाधार। उससे धरती के जो निचले हिस्से थे, गड्ढे थे, वो भर गए और पहले महासागर बन गए। अच्छा, और दूसरी थ्योरी? दूसरी ये कि पानी बाहर से आया, अंतरिक्ष से। बर्फीले एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु वो जब पृथ्वी से टकराए तो अपने साथ पानी लाए। तो शायद दोनों का ही हाथ था। हाँ, ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि शायद दोनों ही प्रक्रियाओं का योगदान रहा होगा। तो उस वक्त का वायुमंडल वो कैसा था? क्या उसमें सांस ली जा सकती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें भी थीं, लेकिन ऑक्सीजन वो न के बराबर थी। आज के जीवन के लिए तो वो जहरीला होता। लेकिन शायद वही माहौल जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी था। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये विरोधाभासी है पर सच है। सोचिए, उस वायुमंडल में लगातार बिजली कड़क रही थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें वो बिना ओजोन परत के सीधी सतह तक आ रही थीं। इन सब चीजों ने, इन ऊर्जा स्रोतों ने वायुमंडल की गैसों को तोड़ा और उनसे सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे अमीनो एसिड्स। जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, बिल्कुल, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और ये अणु बारिश के साथ बहकर महासागरों में जमा हो गए। इसी को वो प्राइमोडियल सूप या आदिम शोरबा कहते हैं, जहां जीवन की केमिस्ट्री शुरू हुई। एक और बात, वो फीकी हुआ सूर्य की पहेली, मतलब उस समय सूरज तो आज से कमजोर था, तो पृथ्वी जम क्यों नहीं गई? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। सूरज उस समय करीब 30% कम रोशनी दे रहा था आज के मुकाबले, तो लॉजिकली तो पृथ्वी को पूरी तरह बर्फ से ढक जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि तब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, वो बहुत ज्यादा थीं, आज से कहीं ज्यादा। उन्होंने एक मोटे कंबल की तरह काम किया, गर्मी को बाहर जाने से रोका और पृथ्वी को इतना गर्म रखा कि महासागर जमे नहीं, तरल बने रहे। अच्छा। और एक और बात, ऑक्सीजन की कमी ने भी मदद की। उसने उन शुरुआती नाजुक ऑर्गेनिक अणुओं को ऑक्सीडाइज होकर टूटने से बचाया, उन्हें पनपने का मौका दिया। ये थी कहानी पृथ्वी के बचपन की, एक दहकते गोले से ठंडे चट्टानी ग्रह बनने तक, महासागरों के बनने और एक ऐसे वायुमंडल के तैयार होने तक जिसने अनजाने में ही जीवन के लिए मंच तैयार कर दिया। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि ये जो सारी उथल-पुथल थी, ये टकराव, ये ज्वालामुखी, यही जरूरी थे। अगर वो थिया वाली टक्कर न होती, या पानी किसी और तरह से आता, या ग्रीन हाउस गैसें उतनी न होती, तो क्या पृथ्वी आज ऐसी होती? क्या जीवन तब भी पनपता? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा होना, हमारा अस्तित्व कितने जटिल और एक नाजुक संतुलन का नतीजा है।